लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम इस प्रिपरेशन के डे 10 को तैयार कर रहे हैं। इससे पहले हमने, आपको याद है कि लास्ट टाइम डे 9 को किया था, जिसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उससे पहले आपको याद है कि हमने वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था, और उससे पहले लॉज ऑफ मोशंस के बारे में, फिर मोशन इन 2 डायमेंशन, फिर मोशन इन 1 डायमेंशन, और इस तरह वेक्टर्स के बारे में और मेजरमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो इस तरह से हम आज डे 10 पे हैं। तो डे 10 के जो टॉपिक्स हैं, इसमें हमारा जो अहम टॉपिक है जो हमने स्टडी करना है, वो है सेंटर ऑफ मास, और इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन को स्टडी करेंगे 1 और 2 डायमेंशन में। अच्छा, इससे इस डे के अंदर वैसे एक और चीज भी ऐड है। आपने देखा होगा जो मैंने सिलेबस ब्रेकअप बनाया हुआ है, उसमें ऐड है मोमेंटम के बारे में। लेकिन मोमेंटम और इम्पल्स, चूंकि मैं इससे पिछले लेक्चर में अच्छी तरह डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं, उसका हम टेस्ट भी ले चुके हैं, तो उसको आज के लेक्चर में मैं इतनी डिटेल से डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। आज सिर्फ जो हम फोकस करेंगे वो सेंटर ऑफ मास पे करेंगे और इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन पे करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद लुकमान यूसुफ है और मैं लेक्चरर हूँ फिजिक्स का गवर्नमेंट डिग्री का लियाकतपुर में। अच्छा, सबसे पहले जब भी सेंटर ऑफ मास की बात होती है ना, तो सेंटर ऑफ मास का तस्वुर हम तब भी डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मास को जब कोई रिजिड बॉडी हो। अब सवाल ये होता है कि रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है, जैसे इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ठोस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। इस तरह की बॉडी जिस बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स की जो दरमियान का डिस्टेंस है, वो स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई होने पे चेंज ना हो। ये ना हो कि बॉडी कंप्रेस या स्ट्रेच ना हो सकती हो। ऐसी कोई भी बॉडी जो कंप्रेस या स्ट्रेच ना हो सकती हो, ठीक है, उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। बॉडी इन विच पोजीशंस ऑफ डिफरेंट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर रिमेन सेम इवन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो चाहे उस पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो बॉडी कंप्रेस नहीं हो रही, मतलब उसके डिफरेंट पार्टिकल्स का जो पोजीशन है या डिफरेंट पार्टिकल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। अगर उसमें चेंज नहीं आता तो फिर उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी का नाम देते हैं, ठीक है। रिजिड बॉडी की एक डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज होता है, ठीक है। और डिफरेंट पेयर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता, ठीक है, चाहे उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है। और कोई भी बॉडी 100% रिजिड नहीं होती। कोई भी बॉडी, जितनी भी बॉडीज हम कह रहे हैं, क्योंकि हर बॉडी में कुछ ना कुछ स्ट्रेस बेयर करने की काबिलियत होती है। हर बॉडी कुछ हद तक कंप्रेस या स्ट्रेच हो सकती है। हर बॉडी में बहुत थोड़ी ही सही लेकिन कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी हर बॉडी में होती है, कुछ ना कुछ लचक हर बॉडी में होती है। और उस लचक के होने की वजह से वो बॉडी फिर परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं रहती, ठीक है। अच्छा, मैं बात ये कर रहा हूं कि वैसे फिजिक्स में दो तरह की बॉडीज होती हैं कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो। एक रिजिड बॉडी होती है और एक इलास्टिक बॉडी होती है। इलास्टिक बॉडी वो होती है जिसको कंप्रेस और स्ट्रेच किया जा सकता है, जो फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई होने पे अपनी शेप को चेंज कर सकती है और फिर ओरिजिनल शेप को रीगेन भी कर सकती है। इस तरह की बॉडी को, या उस शेप में परमानेंटली चेंज आ सकता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकती है जिस बॉडी में, इस तरह की बॉडी को हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी या प्लास्टिक बॉडी कह देते हैं, ठीक है। उसके कंपैरिजन में जो दूसरी बॉडी है जिसकी शेप चेंज नहीं होगी और जिसके डिफरेंट पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, और जिसपे जब भी फोर्स अप्लाई करेगी तो वो बॉडी वैसी की वैसी रहेगी। हाँ, फोर्स से वो पूरी की बॉडी में नेट मोशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन उसके इंटरनल पार्टिकल्स में एज सच को चेंज नहीं आएगा। इंटरनल पार्टिकल्स के डिस्टेंस में एज सच को चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इस तरह की बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। लेकिन आइडियली देखा जाए तो रिजिड बॉडी तो हम आइडियली डिस्कस करते हैं, लेकिन रियल में रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। रियल में कोई भी बॉडी 100% रिजिड नहीं हो सकती। ऐसी कोई बॉडी नहीं हो सकती जिसको मुकम्मल तौर पे कंप्रेस या स्ट्रेच किया जा, कंप्रेस और स्ट्रेच बिल्कुल भी ना हो, जिसमें इलास्टिसिटी हो ही ना हो, बिल्कुल भी ना इलास्टिसिटी हो या प्लास्टिसिटी उसमें हो ही ना, तो ऐसी बॉडी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो इस पेज पे जो बात करने का मकसद था वो ये था कि हम असल में पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास को हम तब भी डील करते हैं जब कोई बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी हो, तो उसके अंदर सेंटर ऑफ मास को हम डील करते हैं। तो इसके लिए मैंने स्टार्ट में फिर आपको रिजिड बॉडी की डेफिनेशन पढ़ाई है, और साथ में मैंने आपको कंपैरिजन बताया दो तरह के, यानी कि बॉडीज में, एक इलास्टिक या प्लास्टिक बॉडी वर्सेस रिजिड बॉडी। प्लास्टिक या इलास्टिक बॉडी वो होती है जो अपनी अपनी शेप को चेंज कर लेती है, या फिर जो जिसकी शेप परमानेंटली ना भी चेंज हो तो फोर्स अप्लाई करने से कुछ लम्हे तक चेंज हो सकती है, उसके डिफरेंट पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस चेंज हो सकता है, वो इलास्टिक या प्लास्टिक बॉडी हो सकती है। लेकिन
ऐसी बॉडी जो बिल्कुल अपनी शेप को चेंज नहीं करेगी, उसके डिफरेंट पॉइंट्स या पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस हरगिज चेंज नहीं होगा, वो रिजिड बॉडी होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको रिजिड बॉडी का कंसेप्ट इस पेज से क्लियर हो गया होगा। और कोई भी रिजिड बॉडी 100% यहाँ पर रियल केस में एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी 100% रिजिड बॉडी नहीं होती रियल केस में। ठीक है, जो भी होगी उसमें सर कुछ मेरा ना एक कुछ। क्वेश्चन है, जी जी। आपने कहा कि कोई आइडियल रिजिड बॉडी नहीं होती, नहीं, मतलब मैंने कुछ कहा ना कोई कुछ उसके रियल अंदर, रिजिड बॉडी नहीं होती। और कोई आइडियल वही चीज के उसके अंदर कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी मौजूद हाँ जी, होती हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कितनी होगी तो हम उसको रिजिड बॉडी मानेंगे? अगर वो उससे ज्यादा होगी तो हम उसको रिजिड बॉडी नहीं, हम उसको इलास्टिसिटी बॉडी मानेंगे। नहीं, एज सच कोई लिमिट नहीं है। फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में जब हमने उसको डील करना है तो उसको 100% रिजिड होना चाहिए जो हम प्रॉब्लम्स में डील कर रहे हैं। जितनी हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं उसमें अगर रिजिड बॉडी है तो फिर हम उसमें उसकी इलास्टिक या प्लास्टिक प्रॉपर्टी को मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर देंगे, उसकी परसेंटेज को कंसीडर हम नहीं करते। ठीक है, हाँ, ओके। अगर ये आप जो बात कर रहे हैं कि मतलब कोई परसेंटेज या कोई ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये कि इतना जरूर हो कि वो मैक्सिमम हद तक रिजिड हो। ठीक है, अगर उसमें थोड़ा सा ओके। कोई प्लास्टिसिटी है तो इग्नोरेबल होनी चाहिए। ओके। अच्छा, इसके बाद मैं आपको सेंटर ऑफ मैस की तरफ लेके जा रहा हूं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। सेंटर ऑफ मैस को पढ़ाने का मकसद ये है कि जब कोई ऐसी रिजिड बॉडी होती है जिसमें बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, डेफिनेटली एक बॉडी जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनती है। तो एक बॉडी में जब बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो वो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स वाली बॉडी को, ठीक है, अगर उसकी हमने मोशन को स्टडी करना है तो पूरी की पूरी बॉडी की मोशन को हम एट वंस कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हम उसमें एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करेंगे जो पॉइंट ऐसे बिहेव करे जैसे पूरी बॉडी की मोशन को वो पॉइंट, उस पॉइंट ने उस पूरी बॉडी की मोशन की जिम्मेदारी ली हुई है। ठीक है, ऐसा पॉइंट जो पूरी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करे, तो उस पॉइंट को हमें एक वो पॉइंट चाहिए ताकि हम उस पॉइंट से पूरी रिजिड बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करें, बजाय इसके कि हम इंडिविजुअल पार्टिकल की अलग अलग मोशन डिस्क्राइब करें। तो वो पॉइंट जो पूरी बॉडी की तमाम मोशन को अकेला पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा होता है, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मैस कहते हैं। ठीक है, और वो पॉइंट ऐसे बिहेव करता है मोशन के दौरान जैसे उस अकेले पॉइंट के ऊपर पूरी बॉडी का मैस कंसंट्रेटेड है और वो अकेला पॉइंट ही पूरी बॉडी के तौर पे एक्ट कर रहा होता है मोशन में। ठीक है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मैस कहते हैं। तो सेंटर ऑफ मैस की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, लाजमी डेफिनेटली पढ़ाई होगी, कि ऐसा पॉइंट होता है वेयर होल mass of the particle system is supposed to be concentrated and motion of this point may be considered for a kinematical study। ठीक है, तो मतलब ये कि ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर पूरी बॉडी की मोशन जो है वो पूरी बॉडी की मोशन जैसी मोशन कर रहा हो वो अकेला पॉइंट, और ऐसे महसूस हो रहा हो जैसे उस पॉइंट के ऊपर पूरी बॉडी का मैस कंसंट्रेटेड है ड्यूरिंग द मोशन, जब हम उसकी मोशन की काइनेमेटिकल स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है तो आपको पता है कि एक और टर्म भी हम यूज करते हैं जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पर उस बॉडी का कंप्लीट वेट एक्ट करता है, जहां पर उस बॉडी का कंप्लीट वेट एक्ट कर रहा होता है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। और जहां पर किसी बॉडी का कंप्लीट मैस एक्ट कर रहा होता है वो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मैस कहते हैं। ठीक है, जहां पर पूरी बॉडी का जिस पॉइंट के ऊपर ड्यूरिंग मोशन मैस एक्ट करता है वो सेंटर ऑफ मैस है, और जहां पर पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो उसका सेंटर ऑफ मैस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे लाई कर सकते हैं, मतलब वो दोनों आपस में कंसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मैस इज यूजफुल बिकॉज प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मैनी पार्टिकल और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मैस कैन बी टैकल्ड इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ पॉइंट मैस। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी बात बताई है कि सेंटर ऑफ मैस को पढ़ाने का मकसद क्या है। सेंटर ऑफ मैस को दरअसल पढ़ाने का मकसद ये है, जब पूरी बॉडी की मोशन कंसीडर करेंगे, डेफिनेटली पूरी बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन सब की मोशन को अलग-अलग बयान करना एक बहुत मुश्किल काम है। तो हमने उस बॉडी में एक ऐसा पॉइंट लेना है जो ऐसे बिहेव कर रहा हो कि पूरी बॉडी की मोशन जैसी ही उस पॉइंट की मोशन हो, और उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मैस कहते हैं। तो सेंटर ऑफ मैस की मदद से हम पूरी बॉडी के मोशन को एक पॉइंट की तरह की मोशन से बयान कर सकते हैं। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स मोशन के लिए हम बड़े सिंपल सा फार्मूला बना सकते हैं सेंटर ऑफ मैस का कंसेप्ट यूज करते हुए। ठीक है, तो अगर सपोज एक बॉडी है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और उन तमाम पार्टिकल से क्या है, उन तमाम पार्टिकल्स के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर उन तमाम पार्टिकल्स का ओरिजिन के लिहाज से जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो r1 r2 r3 और rn तक हैं, और उन तमाम पॉइंट्स के मैसेज m1 m2 m3 mn तक हैं। तो उस वाली सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मैस होगा उसका पोजीशन वेक्टर का फार्मूला ये होगा।
ठीक है, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 और नीचे तमाम मैसेज का सम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, position of center of mass of body depends on its shape and the way the mass is distributed in the body। तो जो center of mass किस जगह लाई करेगा किसी भी बॉडी में, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी का mass किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस बॉडी की शेप कैसी है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई बॉडी है तो जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर ही हो, उस बॉडी से बाहर भी लाई कर सकता है। जैसे आपके पास सपोज एक आपके पास है रिंग है, अगर आप रिंग को देखें तो रिंग अंदर से खाली होती है ना, तो उसके सेंटर के ऊपर जहां पर रिंग का सेंटर बनता है वो उस रिंग की बॉडी का हिस्सा नहीं है, उसकी बॉडी का कोई मैस वहां पर नहीं आ रहा, तो रिंग का सेंटर के ऊपर उसका सेंटर ऑफ मैस होता है और वो हिस्सा उसकी बॉडी के अंदर लाई नहीं कर रहा होता रिंग के अंदर। ठीक है, रिंग आपको पता है कि अंगूठी जो होती है वो सिर्फ सरकमफ्रेंस होता है बाहर वाली साइड पे, अंदर से तो खोखली होती है, हालांकि सेंटर ऑफ मैस बिल्कुल उसके सेंट्रल पॉइंट पर होता है, मतलब बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर होता है। तो जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मैस जो है वो बॉडी के अंदर ही लाई करे, वो बॉडी के आउटसाइड भी लाई कर सकता है। अगर बॉडी की रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप है, मतलब जैसे एक बिल्कुल कंप्लीट स्फेयर है या कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, इस तरह की शेप है और उसमें मैस भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब तमाम साइडों पे उसकी डेंसिटी एक जैसी है, ये नहीं कि कहीं से मोटा है और कहीं से बारीक है, ऐसी बॉडी नहीं है। तो अगर मैस भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप है तो उसका जो सेंटर ऑफ मैस होगा वो उसके बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर लाई कर रहा होगा और उसके सेंटर ऑफ मैस को ढूंढना आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो वो उस बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर लाई कर रहा होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी बॉडी है जिसकी इररेगुलर शेप है, जैसे कि पॉइंट नंबर 8 में बताया गया, इररेगुलर शेप है, नॉन यूनिफॉर्म मैस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके सेंटर ऑफ मैस को लोकेट करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए फिर आपको बकायदा तौर पे आपको डिफरेंट किस्म के मेथड्स अप्लाई करना पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए सिंपल कोई इंटीग्रेशन मेथड से आपको सॉल्व करना मुश्किल होगा। ठीक है, और जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मैस की, ये मैं बता दूं कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेंटर ऑफ मैस किसी बॉडी का ढूंढ लिया, अगर उसी बॉडी को किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ढूंढ लिया, अब उसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाते हैं या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाते हैं, तो उसके सेंटर ऑफ मैस की पोजीशन हरगिज चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो उसके सेंटर ऑफ मैस वहीं का वहीं रहेगा, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये कि ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन के अंदर जो सेंटर ऑफ मैस है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, लेकिन प्योर रोटेशनल मोशन में, जैसे आपका फैन जो रोटेट कर रहा है, इसमें सेंटर ऑफ मैस की पोजीशन चेंज नहीं होती। ठीक है, तो अगर तो ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक है, अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो उसमें तो आपके पास बॉडी का जो सेंटर ऑफ मैस है वो भी ट्रांसलेटरी मोशन करते हुए वहां से मूव कर जाएगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। ठीक है, और ओवरऑल बॉडी की पोजीशन में या ओवरऑल बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा जितना बॉडी का सेंटर ऑफ मैस डिस्प्लेस हुआ है। लेकिन अगर प्योर रोटेशनल मोशन है, जैसे आपका फैन जब रोटेट कर रहा होता है एक ही पॉइंट पे खड़े होके, ठीक है, आपके जो छत पे लगा होता है फैन, तो वो फैन की रोटेशन के दौरान देखेंगे उसका सेंटर ऑफ मैस अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, वो वहीं का वहीं रुका हुआ है, वो बिल्कुल रेस्ट में है। ठीक है, और मैंने दोबारा ये बात बताई कि जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मैस जो है वो बॉडी के अंदर ही लाई करे, ये भी हो सकता है कि ऐसे पॉइंट पे लाई करे जहां पर कोई मैस बॉडी का नहीं है, जैसे कोई हॉलो बॉडीज होती हैं, खासतौर पे हॉलो बॉडीज में सेंटर ऑफ मैस ऐसे पॉइंट पे लाई कर सकता है जहां पर कोई मैस नहीं है उसका। ठीक है, अच्छा, यहां तक मैंने बड़ी सिंपल सी बातें बताई हैं आपको। इससे पहले मैंने बात की थी रिजिड बॉडी के बारे में, मैंने ये कहा था कि रिजिड बॉडी जो है वो एक ऐसी बॉडी है जो जिसके फोर्स अप्लाई करने से या स्ट्रेस अप्लाई होने से जिसके डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा और उसकी शेप में यानी कि बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, चाहे आप जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई करें, उस तरह की बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। और कोई भी बॉडी जो है वो 100% रिजिड नहीं होती। ठीक है, आइडियली तो हम रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं, लेकिन 100% कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती। फिर मैंने आपको ये कहा था कि चूंकि किसी भी रिजिड बॉडी की अगर मोशन को डिस्क्राइब करना है तो उसमें डेफिनेटली बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो क्या हम मोशन, गाड़ी जब मूव कर रही है रिजिड बॉडी, तो क्या हम उसके हर हर पॉइंट की मोशन को अलग-अलग डिस्क्राइब करेंगे? तो ऐसा हरगिज नहीं है। हमने उस बॉडी में एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लेना है जिसकी मोशन पूरी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब कर रही होगी, और वो पॉइंट जो पूरी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करता है बॉडी के अंदर, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मैस का नाम देते हैं। ठीक है,
और सेंटर ऑफ मास ऐसे बिहेव करता है मोशन के दौरान जैसे पूरी बॉडी का मास उस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड है। और फिर मैंने इसके सिंपल से कुछ एस्पेक्ट्स आपको बताए हैं कि अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पे लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास मैंने इसके बाद ये भी बताया कि अगर आपके पास एक बॉडी है जिसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स हैं और आपको उसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे। आप हर पॉइंट का किसी भी ओरिजिन या कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें आपने बॉडी को डील कर रहे हैं उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से आप हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लें और हर पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से उस पॉइंट के मास को मल्टीप्लाई करें। उन तमाम क्वांटिटीज को जब आप सम कर लेंगे तो उस पर बॉडी के टोटल मास को डिवाइड करें, तो वो जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास दे देगा, ठीक है। और मैंने फिर आपको ये भी बताया कि आपके पास अगर जो बॉडी है जरूरी नहीं कि बॉडी के अंदर ही हमेशा सेंटर ऑफ मास हो, क्योंकि हॉलो बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास किसी ऐसे पॉइंट पर भी लाई कर सकता है जहां पर उस बॉडी का मास एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगर तो रेगुलर शेप है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बॉडी के सेंटर में लाई करेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर में। और अगर बॉडी के पास जो उसकी शेप रेगुलर नहीं है या यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर उसके लिए कॉम्प्लेक्स मेथड्स अप्लाई करके आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। और सेंटर ऑफ मास जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के चेंज होने से बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, ठीक है। और अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, लेकिन प्योर रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन को भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें थी जो मैंने आपको सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन और उसके रिलेटेड बताई है। मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं अब। हाँ, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल, अगर टू पार्टिकल सिस्टम है तो उसका अगर आपने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन लाइव फाइंड करनी है तो जितना किसी पार्टिकल का मास जो है वो कम होगा उतना उस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ज्यादा होगा। ये आपको एक रिलेशन नजर आ रहा है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। इसमें m जो है वो किसी पार्टिकल का मास है उस वाले सिस्टम में, तो जितना पार्टिकल का मास कम है उतना उस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ज्यादा। ये जो r है ये सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात असल में ये शो कर रही है कि सेंटर ऑफ मास जो है ना वो कि हर बॉडी के भारी वाला जो हिस्सा है, जो ज्यादा मैसिव हिस्सा है उसके करीब होता है, और जो हल्के वाला हिस्सा है मतलब लाइट पार्ट है बॉडी का उससे दूर होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को फॉलो कर रहे होंगे कि सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी के हैवियर पार्ट के करीब लाई करता है और जो लाइटर पार्ट है बॉडी का उससे दूर लाई करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दो पार्टिकल सिस्टम है, उसके सेंटर में यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है। तो उस वाले सिस्टम में जो पार्टिकल्स एक्सक्यूज का मी जो सर, यस कोई एग्जांपल दे सकते हैं इस तरह के मैथ्स की जो हैवियर पार्ट वाली हाँ, साइड इसकी से जरा इसकी मैं काफी असर सारी बोलूं। एग्जांपल्स आगे आने वाली है। मैं काफी सारी एग्जांपल्स आपको भी हम पढ़ेंगे इसकी अगले पेजेस पे आएंगी, आप थोड़ी सी देर वेट कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस केस में जो पार्टिकल्स की सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंसेस की रेशो है वो उनकी मैसेस की इनवर्स रेशो के इक्वल होगा। जो सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल्स के डिस्टेंसेस की रेशो है वो उनकी मैसेस की इनवर्स रेशो के इक्वल होगा। एक सेकंड, कुछ लोग एडमिट होना चाह रहे हैं, मैं उनको एडमिट कर दूं। पता नहीं क्या नेट का इशू है या क्या इशू है, काफी देर से कोशिश कर रहे हैं, एडमिट नहीं हो पा रहे। अच्छा, इसी के बाद अगर इस तरह से है कि सपोज टू पार्टिकल सिस्टम है। नेट इशू आ रहा था, अच्छा, सपोज मेरा टू, नहीं हो रहा था पहले इसमें। चले कोई नहीं, अब इंशाल्लाह हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास नेट अब ठीक है, मैंने कोई ऐसा कनेक्शन को सेट किया है ताकि थोड़ी बेहतरी आ गई उसमें। अच्छा, मैं बता रहा ये चाह रहा था कि अगर आपके पास इस तरह का सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल्स हैं और दोनों इक्वल मैसेज के हैं तो फिर उन दोनों इक्वल मैसेज वाले पार्टिकल्स की अपने सिस्टम के सेंटर ऑफ मास जो उनके डिस्टेंसेस हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। यानी कि उस केस में सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उस वाले पूरे सिस्टम के सेंटर में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक और अहम इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर टू वाला पार्टिकल मैसिव है, अगर टू वाला पार्टिकल सपोज मैसिव है तो टू वाले पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कम होगा, और वन वाला पार्टिकल अगर लाइट है तो वन वाले पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि R1 इज इक्वल टू R ग्रेटर देन R2 इफ M1 इज लेस देन M2। तो जिसका मास जिस पार्टिकल का ज्यादा है उसके सेंटर ऑफ मास करीब लाई करेगा, और जिसका मास जिस पार्टिकल का कम है उससे सेंटर ऑफ मास दूर लाई करेगा। तो वही बात के सेंटर ऑफ मास जो है ना वो हैवियर पार्ट के करीब होगा और लाइटर पार्ट से दूर होगा, ठीक है।
तो यहां तक हम जो बातें कर चुके हैं वो मैंने ये बता दिया कि रिजिड बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी, इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी से मैंने फर्क बता दिया। सेंटर ऑफ मास को क्यों स्टडी किया जाता है, क्या रीजन है, उसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैंने बता दी है। और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है सेंटर ऑफ मास के बता दिए। और अगर टू पार्टिकल सिस्टम है तो उसकी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन किस साइड पे होगी उसके बारे में मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी है। और ये भी बता दिया है कि जो पार्टिकल्स की सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंसेस की रेशियो है वो उन पार्टिकल्स की मैसेज की इनवर्स रेशियो के इक्वल है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातें फॉलो कर गए होंगे, मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अच्छा, सेंटर ऑफ मास और कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और उसमें आप पार्टिकल्स की तादाद को एज सच गिन नहीं सकते, मतलब कि इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं आपके पास, तो कंटिन्यूटी है उसमें। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, अगर तो आपके पास 1 2 5 6 पार्टिकल्स हों तो उसके लिए तो सिंपल फार्मूला आपने बनाया हुआ है। लेकिन अगर एक बॉडी रिजिड बॉडी है जिसमें बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, आप उनको गिन नहीं सकते, उसकी पार्टिकल्स की या मैसेज की कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर क्या करेंगे आप, फिर उसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। उसके लिए डेफिनेटली जब आपको पता है कि जहां पर हमें सम करना हो और चीजें बहुत छोटी छोटी हों और तादाद बहुत ज्यादा हो, तादाद इनफाइनाइट तक पहुंच जाए, तो वो जो सम है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिल्कुल सेम यही रूल है यहाँ पे। तो अगर आपके पास कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर आप समीशन साइन को इंटीग्रल साइन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो समीशन साइन आपको पता था, हम उसमें हर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर को उसके मास से मल्टीप्लाई करते थे। तो इसमें आपने कोई छोटा डिफरेंशियल पार्ट लेना है, उसका मास को उसके पोजीशन एक्स से मल्टीप्लाई करना है और उसको फिर पूरी बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर देना है, और नीचे फिर आप उसके लिए पूरी बॉडी के मास पे उसको डिवाइड करेंगे। तो इस तरह आप सेंटर ऑफ मास अगर किसी ऐसी जगह पर है जहां 3 डायमेंशनल प्लेस स्पेस में लाई कर रहा है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट इस तरह से फाइंड करेंगे, वाई इस तरह से फाइंड करेंगे और जी इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मतलब बात करने का ये है कि अगर तो काउंटेबल पार्टिकल्स है फिर तो आप सिंपली सम का मेथड लगा के, जैसे मैंने पहले मेथड बताया पहली या दूसरी स्लाइड में, वो मेथड लगा के आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का पार्टिकल है या इस तरह का पॉइंट है, वो किसी ऐसी जगह पे लाई कर रहा है, सॉरी इस तरह की बॉडी है जो बॉडी में इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, आप उसको एज सच काउंट नहीं कर सकते, मतलब उसके कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए फिर आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मतलब आप उसमें सम की जगह पे क्या ले आएंगे, इंटीग्रेशन ले आएंगे। If object has an symmetric mass distribution about x, then y coordinate of center of mass is 0. अगर इस तरह से है कि जैसे किसी बॉडी में मास में डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस है, जैसे मैं चले आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज आपके पास एक रॉड है, ठीक है, रॉड को आपने जमीन के ऊपर लेटा दिया है, ठीक है, जमीन के ऊपर रॉड जो है वो लेटा हुआ है, तो आपने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल यानी कि रॉड को रखा हुआ है। तो अगर आप उस रॉड को देखें तो उस रॉड में जो मास में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, हॉरिजॉन्टली मास में वेरिएशन आ रही है, ठीक है। तो रॉड डेफिनेटली इतना ऊंचा तो नहीं है, डेफिनेटली अगर उसका डायमीटर कम है तो रॉड के अंदर जो टोटल जो मास में डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी की सारी एक्स के अलॉन्ग है। तो सेंटर ऑफ मास की भी जो लोकेशन होगी उसमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई और जी कोऑर्डिनेट नहीं होंगे। अगर उसी रॉड को आप वर्टिकली खड़ा कर देते हैं, मतलब आप उस रॉड को वर्टिकली खड़ा कर देते हैं, तो फिर उसमें जितनी भी मास में डिस्ट्रीब्यूशन है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, सारा मास वाई एक्सिस के अलॉन्ग है उसका। तो अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में भी वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स और जी नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर कोई बॉडी है उसमें सारी की सारी मास डिस्ट्रीब्यूशन जी एक्सिस के अलॉन्ग है, तो फिर उसमें आपके पास जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगी उसमें सिर्फ जी कोऑर्डिनेट होगा, एक्स और वाई वाले कोऑर्डिनेट नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक मेथड बता देता हूं कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड कैसे करना है, और इसी मेथड को यूज करते हुए फिर हम आगे बहुत सारी बॉडीज का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वो फिर मैं अप्लाई नहीं करूंगा, अप्लाई आप खुद करेंगे, मैं जस्ट उनके रिजल्ट्स आपको बताऊंगा। और अप्लाई करने की ऐसा जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें इसको एमसीक्यूज के हवाले से तैयार करना है, शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हमें तैयार नहीं करना। लेकिन मैं जस्ट एक मेथड आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करूंगा इसका। अच्छा, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है एक यूनिफॉर्म रॉड का। ये रॉड आपको सामने लेटा हुआ जमीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नजर आ रहा है। इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और ये रॉड x इक्वल टू 0 से शुरू होकर x इक्वल टू कैपिटल L तक है, मतलब इसकी लेंथ 0 से लेके L तक है। और आपको क्या करना है, आपको इस रॉड का इस यूनिफॉर्म रॉड है, इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। और ये चूंकि एक कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इस रॉड के अंदर के पार्टिकल्स को काउंट नहीं कर सकते, तो आप इस पे इंटीग्रेशन वाला मेथड अप्लाई करेंगे।
तो आपने क्या किया कि आपने यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से x डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट ले लिया जो कि dx है। कितना है? dx है। और आपके पास रॉड की अगर टोटल मैस m है, टोटल लेंथ कैपिटल L है, तो रॉड का जो मैस पर यूनिट लेंथ होगा वो कैपिटल M ओवर L आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वही मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो मेथड मैंने पहले बताया था कि आपने इंटीग्रेशन कर देनी है एक्स डीएम की, लेकिन इसकी लेंथ चूंकि जीरो से लेके कैपिटल एल तक है, तो आप भी जो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे वो जीरो से लेके कैपिटल एल तक करेंगे। ठीक है, अच्छा डीएम की वैल्यू, ये जो छोटा डिफरेंशियल पार्ट है इसकी वैल्यू आपको बताता हूं मैं। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी, आप ये देखें m ओवर एल है मैस पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ का जो मैस है वो m ओवर एल है। तो जो हमने डिफरेंशियल पार्ट लिया उसकी लेंथ dx है, तो dx लेंथ का कितना मैस होगा, तो यूनिट लेंथ का है, यानी कि यूनिट लेंथ का है m ओवर एल, तो dx लेंथ का कितना होगा m ओवर एल मल्टीप्लाई बाय dx। तो ये यूनिट लेंथ का था m ओवर एल, तो dx लेंथ का जो मैस है वो m ओवर एल इंटू dx आ जाएगा। ठीक है, तो dm की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, m ओवर एल इंटू dx, और साथ में ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, और बटे में चूंकि जब आपने टोटल रॉड का मैस कैपिटल M लिख दिया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहां से कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर L आपने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो x dx रह गया। इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है कि x स्क्वायर बाय 2 होगी, और इसके ऊपर मजीद जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो L स्क्वायर बाय 2 आएगा, और उसको 1 ओवर L से कैंसिल करके L बाय 2 रह जाएगा। तो मतलब ये कि इस तरह से आपने क्या करना है, आपने किसी भी यूनिफॉर्म मैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडी का आप फाइंड कर सकते हैं सेंटर ऑफ मैस। जो अगर वो कंटिन्यूस मैस डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब उसमें आप पार्टिकल्स को काउंट नहीं कर सकते, तो फिर आप उसमें ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो इंटीग्रेशन मेथड से बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, लेकिन करना ये कि उस वाले रिलेशन में जो डीएम आ रहा है उसको उसकी ऐसी वैल्यू लेके आनी है कि वो वेरिएबल एक्स के साथ फिर वो इंटीग्रेटेबल हो जाए। ठीक है, और जैसे यहां पर मैंने डीएम की वैल्यू क्या पुट की है, एम ओवर कैपिटल एल इंटू डीएक्स, और ये भी बता दिया कि ये कैसे फाइंड हुई है। एम ओवर एल है मैस पर यूनिट लेंथ, तो डीएक्स लेंथ का कितना मैस होगा, एम ओवर एल मल्टीप्लाई बाय डीएक्स। ठीक है, तो इससे ये कि ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेबल फैक्टर बन गया, इसको इंटीग्रेट किया और इससे ये रिजल्ट आ गया। तो मतलब ये कि सेंटर ऑफ मैस जो है वो जीरो से तकरीबन एल बाय 2 के फासले के ऊपर है, जीरो से एल बाय 2 के ऊपर फासले के ऊपर है। अब इसी तरह अगर आप इसका y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो डेफिनेटली y कोऑर्डिनेट में तो कोई मैस में डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मैस का जीरो होगा, इस तरह z भी जीरो होगा। तो सेंटर ऑफ मैस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सिर्फ x कोऑर्डिनेट है और वो l बाय 2 है, और y और z उसके जीरो हैं। तो इस तरह से ये सेंटर ऑफ मैस की आपने लोकेशन निकाल ली। तो ये मेथड आप अप्लाई करके सेंटर ऑफ मैस की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको खुद से बता दिया कि इस तरह से यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ मैस होगा, और चूंकि ये यूनिफॉर्म है इसके, और ये बिल्कुल इसके सेंटर में ही लाई करेगा। अब मैं कुछ डिफरेंट बॉडीज के आपको सेंटर ऑफ मैस बताता हूँ। अगर आपके पास है सेमी सर्कुलर रिंग, मतलब रिंग आप समझते हैं, रिंग का सिर्फ आउटर सर्कमफ्रेंस होता है और अंदर से वो खाली होती है, लेकिन ये भी सेमी सर्कुलर है, मतलब पूरी की पूरी सर्कुलर भी नहीं है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देख सकते हैं कि सारी की सारी मैस डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग वाई एक्सिस है इसमें। ठीक है, एक्स एक्सिस में मैस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, वाई एक्सिस में मैस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आप इस केस में आप इसका सेंटर ऑफ मैस की लोकेशन निकालेंगे तो वो आंसर आएगा 2r ओवर पाई। इसमें आपको इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा इसका सेंटर ऑफ मैस की लोकेशन का 2r ओवर पाई। इसी तरह अगर आपके पास सेमी सर्कुलर डिस्क है, डिस्क जो होती है ना वो फिल्ड होती है, मतलब उसमें सिर्फ रिंग की तरह आउटर सर्कमफ्रेंस भी होता है और साथ में अंदर से फिलिंग भी होती है। ठीक है, तो अगर इस तरह से है आपके पास डिस्क है, तो इसके ऊपर जब आप इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो आपका सेंटर ऑफ मैस की लोकेशन आएगी 4r ओवर 3 पाई। तो इस केस में सेंटर ऑफ मैस की लोकेशन 4r ओवर 3 पाई होगी। और अगर आपके पास एनुलर डिस्क है, एनुलर डिस्क आप ये समझ लें कि ऐसी डिस्क है जिसको दरमियान से कुछ हिस्सा काट लिया गया है, मतलब कि मुकम्मल तौर पे रिंग भी नहीं है और मुकम्मल तौर पे डिस्क भी नहीं है। पहले डिस्क थी, जैसे पे कॉइन है पूरा, उसका दरमियान से अगर थोड़ा सा हिस्सा काट लिया जाए तो मतलब ये कि अंदर से हॉलो भी है और बाहर वाला साइड हिस्सा उसका डिस्क जैसा भी है। तो इस तरह की डिस्क को हम कहते हैं एनुलर डिस्क। तो अगर इस तरह की है तो फिर आपके लिए उसके लिए जो आप सेंटर ऑफ मैस फाइंड करने के जो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड होगा, तो इसके लिए आप ये मेथड अप्लाई करेंगे 4r2 की पावर क्यूब माइनस r1 की क्यूब, और बटे में भी आप फैक्टर देख सकते हैं। r1 वो रेडियस है जो हॉलो पार्ट का है और r2 पूरी डिस्क का रेडियस है। तो अगर आपके पास एनुलर डिस्क है तो उसके लिए आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर रिंग्स, सेमी सर्कुलर डिस्क और एनुलर डिस्क, ठीक है, तो इनके लिए ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोबारा से बता दूं
जो बॉडी कंप्लीट है, जैसे कि जो बॉडी मुकम्मल तौर पे कंप्लीट है, उसमें फुली जैसे कंप्लीट स्फेयर है, अगर कंप्लीट स्फेयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उसके सेंटर में लाई करेगा। अगर कंप्लीट हॉलो स्फेयर है तो उसका भी सेंटर ऑफ मास उसके बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा, ठीक है। और अगर कोई यूनिफॉर्म रॉड मुकम्मल तौर पे रॉड है तो उसका भी सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रल पॉइंट के ऊपर होगा। लेकिन अगर कोई हाफ है, मतलब कंप्लीट नहीं है, जैसे यहाँ पर इस केसेस में हमने देखा कि सेमी सर्कुलर रिंग है या सेमी सर्कुलर डिस्क है या फिर एनुलर डिस्क है, तो उस केसेस में आप फिर ये वाले फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं और ये इंटीग्रेशन मेथड से फाइंड हो जाएंगे। अगर आपके पास सॉलिड हेमिस्फेयर, मतलब कि मुकम्मल स्फेयर नहीं है, हेमिस्फेयर है, मतलब आधा स्फेयर है, तो उसका सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला होगा वो 3r/8 होगा, ठीक है। जैसे कि अभी यासिर भाई ने पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो सेंटर ऑफ मास वहां लाई करेगा जहां पर ज्यादा मास है, ठीक है। तो ये चूंकि हाफ है, इसका ज्यादा मास अपर पार्ट में लाई कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसका देख लें कि सेंटर ऑफ मास भी ऊपर चला गया। अगर ये पूरा स्फेयर होता ना तो इसका सेंटर ऑफ मास लोअर पार्ट में बिल्कुल सेंटर में होता है यहाँ पर, लेकिन चूंकि ये हाफ है, अब इसका सारा मास सरफेस से ऊपर ऊपर लाई कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी देखिए अपवर्ड शिफ्ट हो गया। अच्छा, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर, अब ये पहले तो सॉलिड स्फेयर था, उसका 3r/8 था, अगर हॉलो स्फेयर है तो उसका जस्ट r/2 होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेट है, अब ये देखेंगे ये बिल्कुल यूनिफॉर्म है और रेक्टेंगुलर प्लेट है। रेक्टेंगुलर प्लेट चूंकि यहाँ पर 2 डायमेंशनल है, इसमें सेंटर ऑफ मास की दोनों लोकेशंस आपको बतानी पड़ेंगी। तो इसमें जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है वो आपके पास इस तरह से है। जी अजीम साहब पूछें। हेमिस्फीयर के बारे में बता दें सर काइंडली। हेमिस्फीयर मतलब इस तरह से है कि स्फीयर है, मतलब आपको जैसे बॉल है क्रिकेट खेलने वाली, जैसे टेनिस बॉल होती है, आप उसको दरमियान से काट दें पकड़ के, ठीक है, तो वो जो आधा हिस्सा बच जाएगा वो हेमिस्फीयर होगा। अच्छा, हाँ जी, दोनों में क्या फर्क, सॉलिड में हाँ सॉलिड यानी सॉलिड में इस फुल तरह से फिल कि वो होगा। अंदर अंदर से फिल्ड है और हॉलो में है कि अंदर फील्ड से है खाली उसमें। है। जी। ठीक ठीक अच्छा, इसके बाद अगर ठीक आपके है पास रेक्टेंगुलर प्लेट है तो रेक्टेंगुलर प्लेट का सर, जो एक मिनट। तो जी फिर जी, सर जो सॉलिड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर लाई क्यों कर रहा है, फिर उसका नीचे क्यों नहीं लाई कर रहा? नहीं नहीं, सॉलिड में तो ज्यादा मैस अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, क्योंकि वो फील्ड है, ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली थोड़ा अपवर्ड मूव कर गया। और जो आपके पास जो हॉलो है, जो हॉलो है उसमें खाली है सारा का सारा हिस्सा अंदर से, तो उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा है, यानी कि सरफेस से अपवर्ड और जो मैक्सिमम पोजीशन उसके बिल्कुल दरमियान में लाई कर रहा है। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं है। सॉलिड में आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा मास कम है और नीचे वाले हिस्से में मास ज्यादा है। स्फीयर की अगर आप शेप गौर से देखें तो ऊपर वाले हिस्से में, चूंकि ऊपर वाले में ये एक मास कम हो गया, नीचे वाले हिस्से में मास ज्यादा है, इसलिए ये सेंटर से थोड़ा डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। 3r/8 का जब आप आंसर निकालेंगे ना तो वो r/2 से कम होगा। 3r/8 का जब आप आंसर निकालेंगे तो सही। वो r/2 से कम होगा, क्योंकि नीचे वाले हिस्से में मास ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो भी बिल्कुल, यानी कि हेमिस्फीयर का जो सेंटर बन रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, उससे भी थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। तो फॉलो कर गए आप बात? जी जी सर, बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है तो थैंक उसका यू सर। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको ये फॉर्म बिल्कुल, यानी कि एक्स के भी सेंटर में और वाई के सेंटर में, दोनों के सेंटर में ये लाई करेगा, ठीक है। अगर उसकी एक्स यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसकी लंबाई b है तो एक्स कोऑर्डिनेट b/2 होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग उसकी लंबाई l है तो l/2 होगा। और इसी तरह अगर आपके पास कोई ट्रायंगुलर प्लेट है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ट्रायंगुलर प्लेट है, ट्राइंगुलर प्लेट में आप देखेंगे अगर इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो होगा h/3, अगर इसकी हाइट है वो कैपिटल H है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो h/3 होगा। अब यहां पर बिल्कुल बात क्लियर हो रही है, आप देखेंगे ट्राइंगल प्लेट के नीचे वाले हिस्से में मास ज्यादा है, ऊपर वाले हिस्से में मास कम है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास जो है वो बिल्कुल h/2 पे लाई नहीं किया, बल्कि कहां पर आ गया, h/3 पे, मतलब भारी वाले हिस्से के करीब आ गया सेंटर ऑफ मास। तो मतलब ये मैं बताना ये चाह रहा हूं, मैंने डिफरेंट किस्म की जो कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं थोड़ी सी, एक तो ना बिल्कुल सिंपल सी शेप है जो बिल्कुल यूनिफॉर्म शेप है, कंप्लीट स्फीयर है, कंप्लीट रॉड है, कंप्लीट हॉलो स्फीयर है, कंप्लीट डिस्क है, कंप्लीट रिंग है, उनकी बात नहीं, मैंने हाफ हाफ की बात कर रहा हूं। अगर आधे हों तो इस तरह की, उस तरह की सिचुएशन में, ठीक है। तो अगर तो कंप्लीट है तो उसके तो बिल्कुल सेंटर में लाई कर जाता है, लेकिन अगर कंप्लीट नहीं है तो उसके लिए फिर आपको इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो उनके कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिए हैं।
अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास सर्कुलर कोन है और ये सॉलिड कोन है तो फिर तो होगा ये h/4, ठीक है। अगर टोटल हाइट h है तो h/4 होगा। अगर सर्कुलर कोन है और हॉलो कोन है तो फिर उसमें h/3 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसमें h/3 आएगा, लेकिन अगर सॉलिड है तो फिर h/4। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास बिल्कुल जो ज्योमेट्रिकल यूनिफॉर्म शेप्स अगर आपको मैं दिखाऊं, जैसे कि आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसके बिल्कुल जहां पर डायगोनल कट कर रहे हैं वहां पर होगा। अगर स्क्वायर शेप है तो उसके भी जहां पर डायगोनल कट कर रहे हैं वहां पर होगा। अगर सर्कुलर या स्फेरिकल शेप है यानी कि सिमेट्रिकल शेप्स हैं तो उसके बिल्कुल सेंटर में सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। मैंने अभी तक जो बातें की हैं सारी की सारी वो ये कि सेंटर ऑफ मास क्या, रिजिड बॉडी क्या है, इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडीज के साथ रिजिड बॉडी का थोड़ा सा कंपैरिजन बताया। इसके बाद मैंने सेंटर ऑफ मास को क्यों पढ़ा जाता है, उसकी क्या रीजन है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं सेंटर ऑफ मास के, उसको फाइंड कैसे करना है फार्मूलों के लिए, और अगर टू पार्टिकल सिस्टम है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसा होगा, और अगर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके सेंटर ऑफ मास के लिए आप क्या रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी, और इंशाल्लाह पीडीएफ फाइल दूंगा तो वहां से भी आप रीड कर सकते हैं। तो कंसेप्ट यहाँ पर यही है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो ऐसा पॉइंट है जो पूरी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करता है, और मैनी पार्टिकल सिस्टम में या फिर 2 या 3 या कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में तो जो हैवियर पार्ट है उसके करीब लाई करता है और लाइटर पार्ट से थोड़ा दूर होता है। तो यहाँ पर मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, तो मैं दोबारा से लिंक सेंड करता हूँ, तो काइंडली ज्वाइन हो और जल्दी ज्वाइन होइएगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे